हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीनियस एजुकेशन पॉइंट चैनल। तो देखिए गाइस, इंडियन पॉलिटी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वन लाइनियर क्वेश्चन हैं वो वनडे एग्ज़ाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, तो उनको हम आज डिस्कस करेंगे। और ये लगभग आपके 100 क्वेश्चन की सीरीज़ है और हम इस 100 क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करेंगे। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ द चैनल, ताकि हम आगे आने वाली जो भी इंटरेस्टिंग जो वीडियो हैं वो आपको बहुत ही जल्दी प्रोवाइड हो सके। तो देखिए गाइस, शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी का पार्ट 1। और यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आपके वनडे एग्जाम हैं जैसे एसएससी, नेवी, रेलवे और आपका एनडीए, एयरफोर्स, XY ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो देखिए चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला आपका क्वेश्चन दे रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आपका जो सबसे लंबे समय तक प्रेसिडेंट जो रहे थे वो कौन रहे थे। वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और ये लगातार 2 बार बने थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सबसे लंबे समय तक ये आपके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रपति के आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की गई थी। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं 1975 में, जब इंदिरा गांधी का शासन था तब आपकी जो आंतरिक जो संकट की जो घोषणा की गई थी 1975 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं हम। यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि किसी बात पर मंत्रिपरिषद जो है विचार करे तो वह इसकी सूचना किसे देता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप बताओगे, क्योंकि मंत्रिपरिषद का जो उत्तरदायी है, जो उसका हेड होता है वो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। और प्राइम मिनिस्टर पूरे असाइनमेंट्स को जब सिग्नेचर के लिए भेजता है तो वो प्रेसिडेंट को भेजता है। अगर प्रेसिडेंट को अगर उस किसी भी बिल में, किसी भी कानून में अगर कुछ दोबारा से अगर उसे चेक करवाना हो तो वो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू उसे संसद में पेश करता है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है, आपकी जो मंत्रिपरिषद है तो वो दोबारा से किसी भी बिल पर, किसी अमेंडमेंट पर वो दोबारा से विचार करे तो वो आपको प्राइम मिनिस्टर को भेजता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आ जाता है, किन 2 प्रधानमंत्रियों के लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया था, यानी त्यागपत्र दे दिया था। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है आपका। तो पहले थे आपके चौधरी चरण सिंह, ये 1989 में इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया था। और आपके जो चंद्रशेखर थे वो 1991 में। ये आपको ध्यान में रखना है और ये इंपोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, राज्यसभा के कितने सदस्य राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित हो सकते हैं। आपकी राज्यसभा है, ठीक है। राज्यसभा में आपके जो मेंबर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा 250 हो सकते हैं। और यहां पे बताया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कितने अपने राज्यों या संघों के क्षेत्रों के और या चुने जा सकते हैं। तो आपके 283 हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके ज्यादा से ज्यादा 250 हो सकते हैं, 283 हो सकते हैं राज्यों से तथा संघ से। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि आपके जो बचे हुए 12 हैं, जो आपके 12 मेंबर्स हैं, उनको आपका जो राष्ट्रपति है वो मनोनीत करता है। तो आपको ध्यान में रखना है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए सदस्यों की संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या है आपकी 12, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन बन गया आपका, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो आपके 12 हैं और ये आपके अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं। आप मान लीजिए हिंदी लिटरेचर या साहित्य वगैरह, समाज सेवा वगैरह, ठीक है, यहां से आप विज्ञान के क्षेत्र से आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कानून बनाकर लोकसभा का कार्यकाल कितनी अवधि के लिए बढ़ा सकती है, ठीक है। तो आपको यहां पे ध्यान में रखना है, 1 साल के लिए जो लोकसभा अपना कार्यकाल को बढ़ा सकती है किसी कानून बना करके, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, लोकसभा की अवधि किस परिस्थिति में बढ़ाई जा सकती है।
तो कोई भी इमरजेंसी अगर हमारी कंट्री में आती है तो ऐसे में आपकी जो लोकसभा की जो ड्यूरेशन है, कार्यकाल है, कार्य सीमा है या आपका समय काल है, वो बढ़ाया जा सकता है किसी भी इमरजेंसी में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक दलों का पंजीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग द्वारा, इलेक्शन कमीशन द्वारा आपका जो है राजनीतिक जो दल है उनका पंजीकरण किया जाता है, यानी रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम यानी एट फर्स्ट आपका विच लोकसभा इलेक्शन एट फर्स्ट आपका जो ईवीएम मशीन है, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसका प्रयोग किया गया था, यानी टोटल जो आपका इलेक्शन हुआ था, तो लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था टोटल ईवीएम के थ्रू हुआ था, तो आपकी वो है 14th आपकी लोकसभा। ठीक है, आपकी 14वीं जो लोकसभा है उसका जो चुनाव है वो ईवीएम के द्वारा हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, कौन उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का जो शपथ ग्रहण करवाता है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका गवर्नर। किसी भी स्टेट का जो गवर्नर है वो उस स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसका जो न्यायाधीश यानी जज है उसको शपथ ग्रहण करवाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है अक्सर कर, क्योंकि यहाँ पे आपका जो शपथ ग्रहण करवा रहा है वो है आपका गवर्नर, जबकि आपका जो त्याग पत्र है, रेजिग्नेशन लेटर है, वो आप प्रेसिडेंट को, कोई भी जज है हाई कोर्ट का, वो देता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको ध्यान में रखना है वो भी गवर्नर ही करता है। ठीक है, और एक और यहाँ पर रिलेटेड इससे क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो भी आपका जो राज्यपाल है वो करता है। आपकी अध्यक्ष और सदस्य आपका जो दोनों की नियुक्ति करती है वो आपका गवर्नर करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि वो आपकी जो लैंग्वेज है किसी एक स्टेट की मदर टंग है? तो यहां पे आप बता सकते हैं आपका इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो नागालैंड की मातृभाषा है, तो इसे हमने क्या 8वीं अनुसूची में नहीं रखा है। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं, और आपका क्वेश्चन भी बन गया आगे, अंग्रेजी किस राज्य की राजकीय भाषा है? सॉरी, मैंने वहां पर राष्ट्रभाषा बोल दिया था, जबकि राष्ट्रभाषा कौन सी होती है? जो किसी एक पूरे नेशन की, किसी देश की जो लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज होती है हम राष्ट्रभाषा कहते हैं, और किसी भी एक स्टेट की जो लैंग्वेज होती है उसे हम क्या राजकीय भाषा कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, राजकीय भाषा जो है इंग्लिश वो नागालैंड की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधान परिषद में कोरम पूर्ति के लिए कितने प्रतिशत सदस्य होने चाहिए? तो कोरम क्या होता है कि जब कोई भी आपको अमेंडमेंट या बिल ले जाना है, अगर आपको वहां पे संसद में अगर कमेटी बिठानी है या संसद का सत्र आपको बिठाना है, तो कम से कम 10% जो सदस्यों की संख्या है वो होनी चाहिए। ठीक है, आपकी अगर 10% जितने भी सदस्य हैं अगर उस 10% से कम सदस्य हैं तो आपकी जो समिति है, ठीक है, आपकी जो बैठक है वो नहीं बिठाई जाएगी संसद में। ठीक है, ये आपका कोरम कहलाता है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं आप क्या क्या दे रहा है, 10%, यानी यह संख्या 10 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी 10% होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th है आपका, कह रहा है बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं? तो इसका आंसर आप दे सकते हैं कि वहां पे आपकी लोकसभा जो सीटें हैं वो 40 हैं, एंड आपकी जो राज्यसभा सीटें हैं वो आपकी 16 हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, बिहार से रिलेटेड है, बिहार में कितने स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं हैं? तो वहां पे त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था है, आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जान लेते हैं जो त्रिस्तरीय संस्थाएं उसमें कौन कौन सी वहां पे शामिल हैं। तो वहां पे बात बता सकते हैं आप, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड आपका जिला परिषद हो जाएगा। ठीक है, आपकी जो 3 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं हैं वो आपकी बिहार में लाई करती हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सरकारी उपक्रम समिति में कुल
22 सदस्य होते हैं। इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं तो आपको बताना है। आपके लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं, जबकि आपके राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। तो गाइस वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम पार्ट 1 को यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा पसंद आए होंगे। हालांकि ये वन लाइनर क्वेश्चन थे, आपको इन्हें ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है। तो आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जो पढ़ने वाले हैं उनमें आपको शेयर कर देना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।